Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's 5 minutes we are going to cover a very important current affairs regarding economy. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं और उस करंट अफेयर के को बोल सकते हैं आप मद्देनज़र रखते हुए जो उससे स्टैटिक रिलेटेड पोर्शन होता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है उसको भी कवर करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आपको अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, यही कोशिश रहता है. न्यूज़ क्या है पहले देखते हैं, फिर हम लोग इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे. ठीक है, तो न्यूज़ है कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के लिए यूनियन बजट पेश होने वाला है, फरवरी में पेश होगा. तो एक अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा और कुछ इंटरनल सोर्सेज की माने तो इस साल गवर्नमेंट जो है वो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कटौती करने वाली है. ठीक है, ऑलमोस्ट 25% जो है वो अपना घटाने वाली है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का लोड. ठीक है, अब ये क्यों हुआ है इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे. आगे जब बजट आएगा तो डेफिनेटली उसमें तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है और अगर फिजिकल डेफिसिट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बढ़ा हुआ रहता है, बियॉन्ड दी मैनेजेबल रेंज होता है, तो उससे इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे. अब देखिए क्या है, गवर्नमेंट आपको पता है ड्यूरिंग पैंडमिक जो है एक स्पेशल स्कीम अपार्ट फ्रॉम एनएफएसए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है आपको सब्सिडाइज रेट पर जो फूड ग्रेन्स दिया जाता है, इसके अलावा एक स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें किया गया था कि इसमें आपको फ्री राशन दिया गया था कुछ लोगों को. ठीक है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को फ्री राशन दिया गया था, 5 kg ऑफ फ्री राशन. तो ये चीज़ जो है इससे जो आप क्या बोल सकते हैं, इससे हमारा जो फूड सब्सिडी है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उस पर और बर्डन बढ़ गया था. ड्यूरिंग पैंडमिक आपको पता है बहुत सारे जॉब लॉसेज हुए थे, बहुत लोगों की कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उस समय जो है कुछ अपार्ट फ्रॉम जो कि सब्सिडाइज रेट पे जो मतलब आपका जो आप देखते हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स पे जो आपको जो राशन मिलता है उसके अलावा 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो आपको प्रति व्यक्ति जो है वो फ्री दिया गया था. ठीक है, ड्यूरिंग पैंडमिक. तो अब गवर्नमेंट ने आपको पता है कि ये क्या किया है कि गवर्नमेंट ने इसी साल आपने ये न्यूज़ देखा होगा कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको एज अ न्यू स्कीम लॉन्च कर दिया है. न्यू स्कीम क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट चाहती है, और अभी आपको पता है इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को अचानक से जैसे ये 5 kg जो एक्स्ट्रा मिल रहा था ये एकदम से ख़त्म ना कर दिया जाए. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि इनका जो ऑलरेडी रनिंग स्कीम है जो कि हमने देखा कि गरीब कल्याण योजना, इसके अंदर जो हमारे यहाँ एनएफएसए चलता है, आपको पता है एनएफएसए क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या होता है, जो आप जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका राइस ₹3 पर kg, वीट ₹2 पर kg और 1 पर kg जो है आपका कोर्स ग्रेन, ये दिया जाता है आपके हाउस होल्ड्स को एज अ सब्सिडाइज रेट पर. ठीक है, जो एनएफएसए के बेनिफिशियरीज है, नॉर्मल टाइम्स में ऐसा ही होता है. और आपको पता है कितने केजी के लिए इंटाइटल्ड हैं, तो 35 kg पर अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो कि होते हैं, जिसको 35 kg पर हाउस होल्ड इतना ग्रेन्स मिल सकता है. किस रेट पर? 3 kg, 2 kg और 1 kg. अब गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम चलाया तो इसके अलावा वो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स दे रहे थे पर पर्सन. तो उन्होंने बोला कि ये 5 kg जो हम लोग दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको अभी हम लोग स्क्रैप कर देंगे. ठीक है, ये अब जो है नहीं देंगे, और जो हम लोग 35 kg दे रहे हैं अंडर जो हमारा ऑलरेडी एनएफएसए है उसको हम लोग फ्री कर देते हैं. ठीक है, तो अभी जो है दिसंबर 2023 तक आपको क्या हुआ है कि एनएफएसए को ही रीमॉडलिंग कर दिया गया है. सेम स्कीम का नाम यही रखा गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके अंदर जो ये सब्सिडाइज रेट पर जो रेट पे जो आपको फूड ग्रेन्स मिलते थे इसको ₹0 कर दिया गया है. मतलब अब आपको एक भी 35 kg जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से आपको फ्री मिलेगा. तो गवर्नमेंट क्या करी है, जो एक्स्ट्रा 5 kg दे रही थी इसको रैशनलाइज करके इधर शिफ्ट कर दी है जस्ट फॉर टाइम से दिसंबर 2023 तक. अब ये मूव जो है आप देख सकते हैं, ये मूव क्या है, ये बेसिकली मूव है अपना फूड सब्सिडी का लोड घटाने का. अब एकदम से अगर फूड सब्सिडी हटा देगी, जैसे ये 5 kg लोगों को अगर आप ऐसा समझेंगे तो लोग को क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हो जाता है. अगर अभी गवर्नमेंट ड्यूरिंग पैंडमिक अगर 5 kg एक्स्ट्रा दे रही थी तो अगर उसको
रोल आउट करती अगर या उसको अचानक से हटाती तो हो सकता था कि पब्लिक सेंटिमेंट गड़बड़ा सकता था, और आपको पता है स्टेट इलेक्शंस हैं तो इसको अपोजिशन भी यूज़ कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्कीम को रीमॉडल करके एनएफएसए को ही चेंज कर दिया, और एनएफएसए के अंदर के जो 35 केजी पर अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारा, मतलब उनको 3 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, 2 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, और 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फूड ग्रेन्स मिलेगा। और वो जो एक्स्ट्रा 5 केजी मिला था सिर्फ उसको स्क्रैप कर दिया। ठीक है, अब ये सारे चीज जो है आप देख रहे हैं टूवर्ड डायरेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है किधर, अपना फूड सब्सिडी रैशनलाइज करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि इज लाइकली बजट जो है उसमें क्या होगा 1.4 टू 1.5 लाख करोड़ फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडीज और 2.3 लाख करोड़ फॉर फूड सब्सिडीज। ठीक है, मतलब करीबन आप मान के चल सकते हैं तो 3.7 के आसपास जो है 3.7 लाख करोड़। ये देखिए, ये जो जो डेटा होता है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कहीं पर कोट कर सकते हैं। अगर मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फर्टिलाइजर सब्सिडी का लोड इंडिया पे कितना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 2.3 लाख करोड़ है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं, आपको बताना है। देखिए कुछ कुछ डेटास आपको जो है किस टर्म में याद रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जीडीपी जो है वो कितना लाख करोड़ है। ठीक है, ट्रिलियन में मत समझिए। अब जैसे बहुत जगह लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे 2.3 ट्रिलियन या 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वैसे याद नहीं करना है। जब भी आपको लाख करोड़ में दिया जाए तो आपको जीडीपी भी लाख करोड़ में याद होना चाहिए। तो अगर आपका जीडीपी अगर मान के चलते हैं, एक हाइपोथेटिकल डेटा ले रहे हैं, आपको एग्जैक्ट बताना है, 160 लाख करोड़ है। ठीक है, 160 लाख करोड़ है, और आपसे जो है बोला जाए कि हमारा जो आप एक तरह से बोल सकते हैं फूड सब्सिडी का बर्डन है वो 2.3 लाख करोड़ है। तो जीडीपी आपका कितना है 160 लाख करोड़ है, तो आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बता सकते हैं, क्योंकि दोनों लाख करोड़ में है, कि कितना परसेंट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपका जो है वो फूड सब्सिडी है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे जब स्टेट पीसीएस में या इस तरह के कहीं पे क्वेश्चंस आता है तो आपसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी में पूछ लिया जाता है। तो आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर फूड सब्सिडी की बात करें तो लगभग 2.3 लाख करोड़ है, और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालें, यानी 160 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालें इनटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपको डेटा मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस किसी को एग्जैक्टली याद नहीं होता है कि कितना होता है, लेकिन हाँ आप एक जो है अंदाज लगा सकते हैं कि किस रेंज में जो है ये लाई करेगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि पिछले साल जो अभी हम जो हमारा करंट जो फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा है 2022 टू 23, इसमें फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे मिला के 5 लाख करोड़ के आसपास खर्चा होने वाला है। ठीक है, और आपको जो है गवर्नमेंट इस साल आने वाले ईयर में क्या सोच रही है कि इसको रैशनलाइज करे टू 3.7 लाख करोड़, तो घटाने का कोशिश कर रही है, ताकि जो है उसका फिस्कल डेफिसिट जो आपको पता है स्काई रॉकेट किया हुआ है अभी, वो थोड़ा सा नीचे आ पाए और उसको आगे आने वाले सालों में कम कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। बजटिंग में हमने बहुत बार पढ़ा है, आपको इकोनॉमी फॉर ऑल वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा पेड लेक्चर्स में भी आपको पता है ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, पूरा रीसेंट अपडेट्स के साथ कि उसमें करंट अफेयर्स में क्या चेंज लाया गया है, ये सारे चीज़ जो है आपको पेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये हमने ये न्यूज़ पढ़ा है तो इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बजट में देखें तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, दो पार्ट होता है, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ, डेली का खर्चा, मतलब गवर्नमेंट का डेली का खर्चा, जो उसको पैसा आमदनी आता है रिसीट्स, और जो खर्च होता है एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स में क्या हम लोग आते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स, जो टैक्सेस आती है गवर्नमेंट को, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। नॉन टैक्स में क्या होता है, फाइन्स। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको कुछ चीज़ का जो है चार्जेस लेती है गवर्नमेंट, तो ये सारे चीज़ जो है आपका नॉन टैक्स में आ जाता है। अब मेन बात आती है एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं बर्डन है वो क्या है, सैलरी पेमेंट है, सैलरी पेमेंट्स करती है। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो खर्च गवर्नमेंट का है दैट इज सब्सिडीज। हमारे कंट्री में, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इज अ सोशलिस्टिक गवर्नमेंट, और यहाँ पर हर तरह का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फूड सब्सिडी है, उसके बाद आपका क्या है फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इसके अलावा और भी बहुत सारा एजुकेशन एंड डिफरेंट सब्सिडीज है। लेकिन आपको पता है फूड सब्सिडी इज अ मेजर थिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप फूड, और अगर आप अंदाज लगाना चाहें तो फूड और
फर्टिलाइजर सब्सिडी को हम लोग मिला दें तो ये ऑलमोस्ट 1/8 जो है वो बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री। मतलब ये जो हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है उसका 1/8वां पार्ट जो है वो आपका आपका सब्सिडी में चला जाता है। एक रफ आइडिया बता रहे हैं आपको। तो इसी कारण अगर इसको, जैसे आपको पता है कि हमारे केस में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है, एफडी फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको जल्दी से बताना है। फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ, आप क्या करिए, सबसे पहले अपने खर्चे जोड़ लीजिए। तो रेवेन्यू का के अंदर जितना एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल के अंदर जितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो हम लोग लिख देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसीट्स। और टोटल रिसीट्स में किसको हटा देना है, आपका डेट वाले को। देखिए कैपिटल के अंदर आपका एक डेट आता है, कैपिटल के अंदर रिसीट्स है, रिसीट्स के अंदर दो है, एक नॉन डेट रिसीट्स और डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट्स क्या हुआ, जिससे वैसे पैसा जिससे हमारा कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर आपने गवर्नमेंट ने कोई पीएसयू सेल कर दिया जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा वो हम लोग नॉन डेट में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया था, वो पैसा वापस आया तो उसको हम लोग जो है नॉन डेट में रखेंगे। तो ये सारा जो चीज़ है ये सब हमारे कैपिटल रिसीट्स में आता है, किसके, नॉन डेट में। अगर ये आप रेवेन्यू के सारे रिसीट्स को टैक्स प्लस नॉन टैक्स और कैपिटल के नॉन डेट वाले रिसीट्स को जोड़ दीजिए, तो यहां पर ये हो गया टोटल रिसीट्स। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स करिएगा तो आपका जो है जो भी वैल्यू आएगा, जनरली ये नेगेटिव, जनरली आपका जो है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। मतलब एक्सपेंडिचर जो है हमारे कंट्री में वो हमारे रिसीट्स के ज़्यादा से ज़्यादा है। अब जो पैसा ज़्यादा, जो मतलब एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा हो जाता है रिसीट से, वही पैसा हम लोग क्या लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेट लेते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डेट रिसीट्स। इसमें हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री से लोन ले लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्लोट करती है, उससे जो पब्लिक से पैसा ले ली, तो ये सारा चीज़ जो है वो कहाँ पे आता है, कैपिटल के अंदर, डेट रिसीट्स में। ठीक है, अगेन दिस इज जस्ट अ ब्रीफ नॉलेज जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर हमारा जो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का अगर हम लोग खर्च घटा दें तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा तो ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा तो जो फिस्कल डेफिसिट है ये घटेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है अपना फिस्कल डेफिसिट को रैशनलाइज करने के लिए फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर जो है वो कटौती करने वाली है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ आपको समझने का कोशिश करना चाहिए कि अगर फिस्कल डेफिसिट किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फिस्कल डेफिसिट हाई है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। जनरली आपको बताते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट अगर आपका किसी कंट्री का ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री बैड स्टेट में है। ठीक है, जैसे चाइना जैसे कंट्री है या फिर दूसरी कंट्री है, इनका भी फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई रहता है। लेकिन इनका फिस्कल डेफिसिट हाई रहने का रीज़न क्या है कि ये बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाता है, वो सब्सिडीज और ये सब पे तो जाता ही है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो आप अब देखेंगे हम लोग जो टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं इसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर अंदर हम लोग क्या आता है कि वैसा खर्च जिससे हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जैसे रोड, ब्रिजेस, रेल। ठीक है, तो अब बाकी जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उससे भी हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। लेकिन इंडिया के केस में क्या होता है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, सैलरी पेमेंट, आपका फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो हमारा जो पैसा, जो मेजर जो आप बोल सकते हैं खर्चा हो जाता है, वो हमारे कंट्री को चलाने में ही हो जाता है। ठीक है ना, कि आप सब्सिडी दे रहे हैं तो अगर ज़्यादा पैसा आप इस तरफ डाइवर्ट कर दे रहे हैं टुवर्ड्स फूड्स, सैलरी पेमेंट, तो कुछ कम ही पैसा बचता है आपका, जो है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। तो जब कम पैसा बचता है तो एक तरह से क्या होता है, आपका फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। जबकि दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, जनरली जो देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें एक बैलेंस होता है कि सर्ट उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है चलिए बढ़ता है, लेकिन उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ उस कंट्री में काफ़ी हो सके। तो इंडिया का केस में वही होता है कि फिस्कल डेफिसिट, और इसी कारण आपको पता है फिस्कल डेफिसिट हम लोग देखते हैं और उसके बाद क्या देखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट से अगर आप जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने पिछले साल कुछ लोन लिया था, उस लोन के बदले में इंडिया कर क्या करिए, इंटरेस्ट दे रही है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंटरेस्ट जैसे एग्जांपल दे रही है। तो अब ये इंटरेस्ट पेमेंट जो इस साल की है, अगर इस इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग हटा दें
फिस्कल डेफिसिट से, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कहाँ पर आता है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो अगर इस इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग हटा दें तो उसके अलावा जो डेफिसिट बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट हम लोग क्यों देखते हैं? प्राइमरी डेफिसिट हम लोग इसलिए देखते हैं कि हमें ये पता चले कि कितना पार्ट हम लोग जो पैसा ले रहे हैं वो एक्चुअली खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा जो है हम लोग पुराना लोन के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट भी जो है आपका कंपेरेबल है फिजिकल डेफिसिट से, तो ये मानते हैं कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम है और आप सही डायरेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंस बढ़ जाता है तो आपका अगेन आपको ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो हमारा जो हम लोग जो पैसा ले रहे हैं वो हो क्या रहा है कि पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में दे रहे हैं। मतलब हम लोग एक तरह से आप बोल सकते हैं डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। अगर आप नया पैसा ले रहे हैं पुराने पैसा का इंटरेस्ट को चुकाने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस आप पैसा को जो है एक साल के बाद एक साल इंटरेस्ट पेमेंट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे अगेन। अभी यहां पर देखिए क्या है कि अगर किसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है जनरली। पहला है आपका बोलते हैं दैट इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा, उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर 6% है, 7% है, 8% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, अगेन देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की में ही देखते हैं, तो इसी कारण मैंने कहा था आपको कि आपको जीडीपी इन लाख करोड़ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे गवर्नमेंट को अगर बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ रहा है तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्लोट करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे हाईएस्ट रेटेड सिक्योरिटीज़ होती है, सबसे सिक्योर सिक्योरिटीज़ होती है। मतलब इससे, क्योंकि कोई इसके बैकिंग में जो है कोई कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट बैकिंग कर रही है इसको कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको 2 या 3% जो भी होगा वो आपको देंगे। अब गवर्नमेंट जब आपका मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करती है तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो तुरंत खरीद लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये जो इन्वेस्टर्स हैं, आप बोल सकते हैं जैसे मेरे और आपके जैसे लोग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, अगर ये सारा पैसा गवर्नमेंट को दे दें तो प्राइवेट, समझिए कोई प्राइवेट फर्म है, कोई नया स्टार्टअप है जो कि एक बॉन्ड फ्लोट किया है मार्केट में और वो जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा जो है गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट को लगातार बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत रहता है और वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्लोट करते रहती है, तो जितने भी मार्केट में कस्टमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो सारा पैसा गवर्नमेंट को ही दे देते हैं। तो प्राइवेट, आप बोल सकते हैं फर्म के लिए या प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं बचता है। अगर नहीं बचता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होगा कि सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ही ले गई ना, अब प्राइवेट फर्म्स के पास कुछ नहीं बचा है, और अगर बचा भी है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है लोन लेना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट रेट सेम देखिए, हमने बोला कि जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आती है मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, तो वो इंटरेस्ट रेट, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, इसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और आप बोल सकते हैं बोरोइंग, पैसा बोरोइंग को जो है वो क्या बना देती है? एक्सपेंसिव। मतलब बाकी प्राइवेट फर्म्स को बहुत ज़्यादा पैसा दे के जो है वो लोन लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या आता है, अगर किसी भी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है और अपने लोगों से ही गवर्नमेंट पैसा लिए जा रही है, तो उस केस में आपको पता है सॉवरेन रेटिंग होता है। सॉवरेन रेटिंग बेसिकली होता है जब भी ग्लोबली देखा जाता है सॉवरेन रेटिंग, मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन में बॉन्ड्स जो है अपना फ्लोट करती है, और उस पर जो है डिपेंड करता है कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब उसी रेटिंग को देखकर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आपका किसी भी कंट्री का, जैसे किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बहुत टाइम के लिए जो है ज़्यादा रहता है, तो उस केस में जो आपको जो रेटिंग एजेंसी है, जैसे आपको पता है जो है आपका मूडीज़ है, तो ये क्या करती है? आपका जो है रेटिंग घटा देती है। अगर आपका रेटिंग घटा देगी तो मार्केट में क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो सबसे पहले रेटिंग देखते हैं कि इस कंट्री का बॉन्ड का रेटिंग क्या है। अगर रेटिंग कम है तो वो पैसा नहीं लगाते हैं। अब पैसा नहीं लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है कि ठीक है चलो हमारा बॉन्ड का रेटिंग कम है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो अगेन गवर्नमेंट के लिए भी ये जो है एक्सपेंसिव होता चला जाता है, क्योंकि अगर उनका सॉवरेन रेटिंग घटता चला जाए तो उनको कोई फॉरेन में भी पैसा या फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको पैसा नहीं देता है इस केस में। तो इसी कारण अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत टाइम के लिए हाई है तो वो सॉवरेन रेटिंग को भी अफेक्ट करता है, और एक तरह से अगेन आपके लिए जो बोरोइंग है, ठीक है, आपका जो है वो एक्सपेंसिव बन जाता है। तो ये सारे रीजंस है हाई फिस्कल डेफिसिट होने का।
इसी कारण गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फिजिकल डेफिसिट को जो है वो आपका रेंज में रखे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्ट भी है हमारे कंट्री में, दैट इज FRBM, जिसको बोलते हैं क्या बताइए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर जो है सर्टेन टारगेट्स रखे गई हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ, जनरली 3% ऑफ जो है आपका जीडीपी को फिजिकल डेफिसिट का ये टारगेट रखा गया है, और कुछ ईयरली टारगेट्स भी रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है गवर्नमेंट इसको मीट नहीं कर पाती है। इसके अलावा आपको कभी कभी जो है इसमें रिलैक्सेशन का भी प्रोविजंस दिया हुआ है। जैसे रिलैक्सेशन में जैसे क्या हुआ कि जैसे कभी कैलामिटी आ गया, जैसे अभी कोविड का आ गया टाइम, तो कोविड के टाइम क्या हुआ, आपको गवर्नमेंट को वैक्सीन्स और इसमें बहुत खर्च हो गया। तो उस केस में आपको पता है जब वैक्सीन और ये सब में खर्च होगा तो पैसा तो कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, तो आपका फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो इस टाइम में कभी कभी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। लेकिन अगेन आपको पता है अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत टाइम के लिए हाई रहेगा तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और ओवरऑल ग्रोथ पे जो है उसका आपको इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे है, कैसे काम करते हैं ये सारे चीज़, कैसे चीज़ रिलेटेड है, और इस तरह का चीज़ जो है जब बजट हम लोग आएगा तो उसको हम लोग और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।